हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में राज्य का बहुलवादी सिद्धांत बोला जाता है। इसमें हम समझने वाले हैं इस थियरी के मीनिंग को, इट्स फीचर्स, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन, as well as the significance and criticism of the theory. So without wasting any time, let's begin. Let's straight away start with understanding कि pluralist theory होती क्या है। Pluralist theory highlight करती है कि एक सोसाइटी में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। It tells us how power is shared in a society. इस थियरी का मानना है कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है। कोई एक ग्रुप नहीं होता जो बहुत पावरफुल होता है या जिसके पास सारा इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स के पास में इन्फ्लुएंस होता है और वो सभी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, विच मीन्स कि एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं होता है। एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस थियरी कि पावर जो है किसी एक ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास पॉलिटिकल पावर की मोनोपोली नहीं होती है, जैसा कि एलीट थियरी मानती है, बल्कि एक सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के पास इन्फ्लुएंस होता है और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लूरलिस्ट थियरी या बहुलवादी सिद्धांत के जो सपोर्टर्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्टर है वो है हैरल्ड लास्की, followed by J.N. Figgis, Ernest Barker, J.D.H. Cole and McIver. तो अब समझ लेते हैं प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के इम्पोर्टेंट फीचर्स को, जिससे हम समझेंगे कि इस थियरी का क्या नजरिया है स्टेट को लेकर। तो सबसे पहले तो ये थियरी यही मानती है कि किसी भी सिंगल ग्रुप के पास सारी पावर नहीं होती है, बल्कि पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्रेड होती है एक सोसाइटी में। और ये ग्रुप्स कौन होते हैं? ये चर्च भी हो सकती है, मिलिट्री ग्रुप भी हो सकता है, टीचर्स का ग्रुप भी हो सकता है, लॉयर्स का ग्रुप भी हो सकता है, बिजनेस ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो एक सिंगल ग्रुप के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एंड इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द मोनेस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनेस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या कहती है कि सॉवरेनिटी किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। बट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट थियरी, सॉवरेनिटी किसके साथ होती है? सॉवरेनिटी रिसाइड्स विद मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में, और इनमें से कई इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जो कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से भी पुराने हैं, जिसमें प्लूरलिस्ट एग्जाम्पल देते हैं फैमिली का और चर्च का। वो मानते हैं कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट से भी पुराने हैं। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो स्टेट के पास नहीं है, बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थियरी। तभी तो इसे प्लूरलिस्ट थियरी कहा जाता है। अब सोच के देखो, प्लूरल मीन्स बहुलवादी या मल्टीपल। सो दिस मीन्स कि एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं। पावर अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी प्रकार सुप्रीम अथॉरिटी भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर ग्रुप की अपनी अपनी वैल्यूज है, अपने इंटरेस्ट हैं, अपने बिलीफ्स हैं। जाहिर सी बात है, चर्च के अपने वैल्यूज और इंटरेस्ट होंगे। कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका इंटरेस्ट ये होगा कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, अपने धर्म को स्प्रेड करे। एक बिजनेस ग्रुप का इंटरेस्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो हर ग्रुप का इंटरेस्ट, वैल्यू और बिलीफ डिफरेंट है और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट हैं ये आपस में कई बार क्लैश कर जाते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आता है स्टेट का। स्टेट क्या कार्य करती है? जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो इन इंटरेस्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। हर ग्रुप के पास राइट है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में
कोई एक ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि मल्टीपल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, स्टेट इज नॉट द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, ये स्टेट को कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है जैसा कि हम समझते आए ऑर्गेनिक थियोरी में या आइडियलिस्ट थियोरी में कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, स्टेट ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये थियोरी अलग है। ये स्टेट को हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है बल्कि क्या मानती है? इसके लिए आपको लास्की की ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग द वेरियस एसोसिएशंस। स्टेट कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि जो डिफरेंट एसोसिएशंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनमें से एक इंस्टीट्यूशन स्टेट है। और क्योंकि स्टेट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, इसके पास कोई राइट नहीं है सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का या सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने का। सॉवरेनिटी उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा मानते हैं प्लूरलिस्ट्स। स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जैसा चाहे वो कर सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट फीचर है। अभी तक हमने जितनी भी थियोरीज ऑफ स्टेट समझी हैं उनमें से बिल्कुल एक अलग थियोरी है। इस थियोरी के जो सपोर्टर्स हैं वो डेमोक्रेटिक स्टेट को एक प्लूरल स्टेट मानते हैं। ऐसा क्यों है? उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अलाउड होती है। एक व्यक्ति के पास आजादी है कि वो एसोसिएशंस को फॉर्म कर सके। उससे क्या होता है, लोग एसोसिएशंस बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, और विद टाइम क्या होता है, समय के साथ साथ ये एसोसिएशंस पावरफुल बन जाती हैं। वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगती हैं, उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ प्लूरल स्टेट। प्लूरल स्टेट यही तो कहता है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके पास पावर होती है और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए जो प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट है वो मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी जो होती है वो मानती है कि स्टेट ही सुप्रीम है और स्टेट ही ओमनीपोटेंट है, सारी सॉवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। लेकिन प्लूरलिस्ट थियोरी ऐसा नहीं मानती है, और इनका जो व्यू पॉइंट है वो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट और एलिटिस्ट व्यू पॉइंट से भी अलग है। मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट से प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट कैसे डिफरेंट है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट क्या कहती है? That state is an agency of the exploitation of the poor classes. स्टेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो रिच क्लास है वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करता है, या जो कैपिटलिस्ट हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेट के थ्रू। लेकिन प्लूरलिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। प्लूरलिस्ट मानते हैं कि बेशक कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी में पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, बट वर्किंग क्लास पर वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरलिस्ट का मानना है कि जो वर्किंग क्लास है उसको अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए किनमें? इनटू लेबर यूनियंस या ट्रेड यूनियंस। फिर क्या होगा, जो बुर्जुआ हैं या जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो उनको डोमिनेट कर ही नहीं सकती, बिकॉज फिर तो वर्किंग क्लास भी पावरफुल हो जाएगी जब वो अपने आप को ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस में ऑर्गेनाइज कर लेगी। तो इस प्रकार जो प्लूरलिस्ट व्यू है वो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट से डिफरेंट है, सिंस इट बिलीव्स कि जो वर्किंग क्लास है वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है इनटू द यूनियंस, और जैसे ही वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगी इनटू यूनियंस वो भी पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो भी तो लेबर क्लास के बिना नहीं रह सकती है। अगर लेबर क्लास ही नहीं होगी तो कैपिटलिस्ट काम किससे करवाएंगे? इसी प्रकार ये एलिटिस्ट व्यू से भी डिफरेंट है। एलिटिस्ट व्यू ये मानता है कि एक सोसाइटी में पावर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक सिंगल ग्रुप के पास, एंड दैट सिंगल ग्रुप हैज ऑल द पावर। इसीलिए सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है इनटू द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास। लेकिन प्लूरलिस्ट व्यू ये मानता है कि पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है,
बल्कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली, कॉन्सेंट्रेटेड ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड होना अलग अलग ग्रुप्स के पास। तो उस प्रकार से ये एलिटिस्ट व्यू से भी डिफरेंट है। ऑल्सो इट व्यूज स्टेट एज अ टूल ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। स्टेट कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू एक क्लास दूसरी क्लास पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके, बल्कि स्टेट एक ऐसा टूल है, स्टेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अलग अलग इंटरेस्ट को आपस में कंपैटिबल बनाया जाता है ताकि एक अग्रीमेंट पर आया जा सके। और इवन लास्की भी यही मानते हैं कि स्टेट का मेन रोल क्या है। स्टेट का रोल होता है हार्मनी और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना। जहां अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहे हैं उनको हार्मोनाइज करना, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करवाना। तो ये होते हैं की फीचर्स प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के। अब तक आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस थियरी के ओरिजिन के बारे में बात नहीं करी, ये नहीं बताया कि ये कितनी पुरानी है, कब आई, क्योंकि अब मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूं। देखिए, बहुत से ऐसे थिंकर्स का ये ओपिनियन है कि ये जो थियरी ऑफ प्लूरलिज्म है ये फॉर्मुलेट की गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के एंड से लेकर 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। बट इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो रूट्स है, वो हम ट्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स द मीडिएवल एज, which is between 500 AD to 1500 AD। क्योंकि देखिए, मीडिएवल एज में क्या था, यूरोप की जो स्टेट्स थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनका संगठन बहुत ही लूज था। ऐसे कई एसोसिएशंस थे जो सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जिनमें गिल्ड्स भी आते थे, चर्च भी आती थी। तो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर थे। हालांकि जैसे ही 16th and 17th सेंचुरी आई, नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलराइज हुआ और उससे स्टेट्स जो है वो स्ट्रेंथन हुई और चर्च की, वोकेशनल एसोसिएशंस की और गिल्ड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय ने इंस्पायर किया है इस थियरी को। तो क्या रीजंस थे इस थियरी के ओरिजिन के? सबसे पहला रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब आई, सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हुई, ऐसे कई ग्रुप्स इमर्ज हुए जिनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट थे। वर्किंग क्लास का अपना इंटरेस्ट था, बिजनेस क्लास का अपना इंटरेस्ट था, और उसके बाद आया सिविल राइट्स का कॉन्सेप्ट। राइट्स को डिमांड करने के लिए लोग अपने आप को ग्रुप्स में फॉर्म करने लगे। इस प्रकार ग्रुप्स फॉर्म हुए जो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े, which also led to emergence of several groups, और वो ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग में लेटर ऑन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे जैसे कम्युनिकेशन टूल्स में इंप्रूवमेंट आई, इट बिकेम पॉसिबल फॉर द ग्रुप्स टू कम टुगेदर। लोगों के लिए भी पॉसिबल हो गया अपने आप को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि अब कम्युनिकेशन बेटर हो गया था, तो वो बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते थे, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। सो इट बिकेम ईजियर फॉर पीपल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स, और अपनी वॉइस को दूसरों तक पहुंचाना उनके लिए आसान हो गया। एंड मोर सोसाइटीज बिकेम डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसीज ने लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी, जिस वजह से ज्यादा ग्रुप्स फॉर्म हुए, सिंस इट अलाउज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सिमिलर इंटरेस्ट के लोग साथ में आए और ग्रुप्स फॉर्म करने लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्फेसिस ऑन लेसनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट। इंडिविजुअल्स एम्फेसाइज करने लगे इस बात पर कि स्टेट की पावर्स को कम किया जाए, ताकि स्टेट हेजेमोनिक ना बने, नेचर में एब्सोल्यूटिस्ट ना बने, निरंकुश ना बने। तो इसलिए सपोर्ट किया जाने लगा इस बात का कि स्टेट के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स प्लूरलिज्म, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू इमर्जेंस ऑफ सेवरल ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेवरल ग्रुप्स। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट की ओरिजिन के लिए। Now let's understand the three models of interaction between states and groups.
एक सोसाइटी में स्टेट्स एंड ग्रुप्स आपस में किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं उससे रिलेटेड 3 मॉडल्स हैं। पहला है न्यूट्रल स्टेट मॉडल, जिसमें स्टेट न्यूट्रल रह के कार्य करती है या इम्पार्शियल होके कार्य करती है। वो सभी ग्रुप्स की डिमांड्स को सुनती है और कोशिश करती है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपस में फेयरली compete करें बिना किसी पार्शियलिटी के। और स्टेट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही एक्ट करती है। उसकी कोशिश रहती है कि इवन जो वीकेस्ट ग्रुप है उसकी बात को भी सुना जाए, उसकी डिमांड को सुना जाए, और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिस्कशंस और कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर लिए जाते हैं। तो अगर आपस में इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, तो स्टेट कोशिश करती है उन ग्रुप्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने की। सभी डिमांड्स को सुन लेने के बाद उन डिमांड्स का मूल्यांकन किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन सी डिमांड सोसाइटी के लिए बेस्ट है। तो स्टेट सुनती सभी को है, लेकिन उन डिमांड्स को इवैल्यूएट करके जो डिसीजन लेती है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में लेती है। फिर आता है वेदर वेन मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो किस पर आधारित होती है, सोसाइटी के इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होती है। इस मॉडल में स्टेट के जो डिसीजंस हैं वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है स्टेट उसी बेसिस पर पॉलिसी बना देती है। न्यूट्रल स्टेट से ये ऐसे अलग है कि न्यूट्रल स्टेट में स्टेट सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को पहले सुनती है, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करती है, लेकिन वेदर वन में सीधा स्टेट पॉलिसी ही बना देती है पब्लिक ओपिनियन के बेस पे। उसके बाद आता है ब्रोकर स्टेट मॉडल। स्टेट एक ब्रोकर की तरह काम करती है, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में इंटरैक्शंस को फैसिलिटेट करती है। इससे क्या होता है कि वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स आपस में बातचीत करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंसेंसस के बेसिस पर एक डिसीजन पर आया जाए, और अगर कंसेंसस पॉसिबल नहीं होता तो फिर से बातचीत होती है। और स्टेट यहाँ पर एक डीलर का काम करती है। अगर ग्रुप्स की आपस में बात नहीं बन रही है तो स्टेट कोशिश करती है कॉम्प्रोमाइज करवाने की। तो ये होते हैं 3 मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन। प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट में 2 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पहले होते हैं इनसाइडर ग्रुप्स और दूसरे होते हैं आउटसाइडर ग्रुप्स। इनसाइडर ग्रुप्स के पास डायरेक्ट एक्सेस होती है डिसीजन मेकर्स की, सरकार के साथ अच्छे कनेक्शंस होते हैं क्योंकि ये लोग पावरफुल होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं या इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे सामाजिक ग्रुप्स जो पावरफुल होते हैं। तो कोई भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई बिजनेस ग्रुप हो गया या कोई बिजनेस यूनियन हो गई, वो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए लॉबिंग जैसी टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो फिक्की इसका एक एग्जाम्पल है। तो जितने भी बड़े लेवल के इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इनसाइडर ग्रुप्स का पार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं आउटसाइडर ग्रुप्स। इनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है टू द डिसीजन मेकर्स, ये आसानी से उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनके पास इतनी सोर्सेज नहीं होती हैं, ना ही ये उतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मोस्टली ये ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड या अंडर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे कि कोई छोटा ट्राइबल ग्रुप हो गया या फार्मर्स का कोई छोटा सा संगठन है या कोई ग्रास रूट मूवमेंट है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पानी बचाओ को लेकर एक मूवमेंट चल पड़ती है, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आउटसाइडर ग्रुप का पार्ट है, तो ये लेस डोमिनेटिंग होते हैं। इनसाइडर ग्रुप्स आर मोर डोमिनेटिंग, उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सरकार के साथ, वो सरकार को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आउटसाइडर ग्रुप्स इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। इनसाइडर ग्रुप्स के पास अच्छी रिसोर्सेज होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश्ड होते हैं। आउटसाइडर ग्रुप्स एस्टैब्लिश भी नहीं होते, ज़रूरी नहीं उनका परमानेंट नेचर हो, वो टेम्पररी भी हो सकते हैं कि एक कॉज के लिए साथ में आए, थोड़े टाइम के लिए रहे और फिर चले गए। तो ये होते हैं द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विद इन द प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट।
अब समझ लेते हैं कि किस बेसिस पर प्लूरलिस्ट थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि कुछ ज्यादा ही फोकस करती है इंटरेस्ट ग्रुप्स पे। इतना फोकस होना सही नहीं है। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट इंटरेस्ट ग्रुप सिर्फ अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, और अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते समय वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स के इंटरेस्ट हैं वो सोसाइटी के गोल्स के साथ क्लैश कर रहे हैं, तो ये थियरी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देती है इंटरेस्ट ग्रुप्स को। बट वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है वो नहीं देखते हैं। Another is the potential for the powerful groups to control the decision making. जब हमने इनसाइडर और आउटसाइडर ग्रुप्स को पढ़ा तो हमने एक चीज तो समझी कि कुछ ग्रुप्स हैं जो ज्यादा पावरफुल होंगे, वो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर इनसाइडर ग्रुप्स अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ऐसे चांसेस हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर तो डोमिनेंस की बात यहां भी आ गई। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस थियरी का। ऑल्सो इट प्रेजेंट्स अ वीक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को सिर्फ एक एसोसिएशन मानती है अमंग सेवरल अदर एसोसिएशंस। तो एक बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रही है स्टेट का। देखिए, स्टेट की जरूरत पड़ती है सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए। ये एक सॉवरन स्टेट ही होती है जो एक सोसाइटी में यूनिटी लाती है, डिफरेंट एसोसिएशंस को कंट्रोल करके रखती है। अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो स्टेट उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर स्टेट ही वीक होगी तो वो ये सब कैसे कर पाएगी? उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा कोई एक्शन ले पाना भी। तो एक बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को ये प्रेजेंट करती है। ऑल्सो ये थियरी ये मानती है कि जो सॉवरेनिटी है वो सिर्फ स्टेट के पास नहीं है, बल्कि डिफरेंट एसोसिएशंस के बीच में डिवाइडेड है। लेकिन इन रियलिटी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ, सॉवरेनिटी अलग अलग एसोसिएशंस के पास चली गई और सिर्फ स्टेट के पास ना रही, तो इससे जो सोसाइटी में कैओस हो जाएगा। हर इंस्टीट्यूशन अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा, उन इंस्टीट्यूशंस को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में तो एक प्रॉपर अराजकता फैल जाएगी, सोसाइटी में अनार्की आ जाएगी, जिससे सोसाइटी में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं प्लूरलिस्ट थियरी के, पर इसकी सिग्निफिकेंस भी है। सबसे पहले तो ये बताती है कि सोसाइटी में पावर कैसे शेयर की जाती है। ये एक अलग ही नजरिया प्रेजेंट करती है। ये मान के चलती है कि सिर्फ एक सिंगल सेंटर नहीं होता है पावर का, बल्कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं। और इसीलिए ये प्रिवेंट करती है किसी एक सिंगल ग्रुप को कि वो दूसरे ग्रुप्स पर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। क्योंकि इसका मानना है जब डिफरेंट ग्रुप्स के पास पावर होगी तो सभी पावरफुल होंगे और कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। एंड इट ऑल्सो स्टैंड्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट को सपोर्ट करती है। ये मानती है कि इंडिविजुअल सुप्रीम है, ना कि स्टेट। ऑल्सो ये ग्रुप्स पर, एसोसिएशंस पर, इंटरेस्ट ग्रुप्स पर एम्फसाइज करती है। ये इंडिविजुअल के राइट्स की बात करती है कि इंडिविजुअल के पास राइट्स है कि वो ग्रुप्स को फॉर्म कर सके, एसोसिएशंस को फॉर्म कर सके। तो ये डेमोक्रेटिक है नेचर में, इट इज अ सिग्निफिकेंस। एंड साथ ही साथ इट अपोजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। ये नहीं चाहती कि पावर किसी एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए, इसीलिए ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती है। So this was the pluralist theory of state. I hope the theory is clear to you. एंड में आपको मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको इस थियरी को ध्यान रखना है तो लास्की की जो स्टेटमेंट है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एसोसिएशंस, इसको याद रख लो। आप कभी नहीं भूल सकते कि प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट क्या होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।